है। वन तो टू को लाने में टू ने वन के रिपल्शन को फेस किया और एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा टू को यहाँ लाने में। एक्सटर्नल एजेंट जब उसको पुश करके लाएगा तभी टू आएगा, पुश नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेहनत करनी पड़ी, वो मेहनत जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हुई। फिर अब जब तुम चार्ज नंबर 3 को लेके आ रहे हो कहीं दूर से, ऐसे लेकर के आ रहे हो और यहाँ बैठा रहे हो चार्ज नंबर 3 को, तो 3 को अब क्या करना पड़ रहा है, 1 का भी रिपल्शन फेस करना पड़ रहा है, 2 का भी करना पड़ रहा है। ठीक है, 3 जब आ रहा है, सपोज 3 अभी रास्ते में है, तो इस 2 का रिपल्शन कुछ ऐसा होगा, 1 का रिपल्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो उन रिपल्शन का जो नेट होगा, ये रिपल्शन का नेट, उसके अपोजिट तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके ला रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा लाने में। तो एक्सटर्नल फोर्स ने कुछ एनर्जी स्पेंड करी और वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगी। ठीक है, तो यही जो वर्क कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो हमने क्रिएट किया 3 चार्जेस का, जो कि यहाँ पे फाइनल अरेंजमेंट ये है। ठीक है, अब इसको तुम एक एग्जांपल ऐसे लो, तुम सपोज तुम अपना लैपटॉप बनवाने गए या असेंबल करा रहे हो, जनरली लैपटॉप तो बना बनाए लेते हैं, कंप्यूटर तुम लोग असेंबल कराते हो। ठीक है, कभी नेहरू प्लेस पे गए हो, कोई जना गया है नेहरू प्लेस पे कैसे कंप्यूटर असेंबल कराने, या यहीं मार्केट में ग्रेटर नोएडा में, तो तुम उसको कंपोनेंट्स बताते हो कि मुझे ये इतने की रैम चाहिए, इतने का मदरबोर्ड चाहिए, ये चीज़ चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें ऑप्शनल भी होती हैं। ठीक है, साउंड कार्ड अच्छा वाला चाहिए कि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उतने से काम चल जाएगा। तो अब जैसे जैसे तुम असेंबल में चीज़ों को बढ़ाते जाते हो, तुम्हारा कॉस्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जो तुम कॉस्ट स्पेंड कर रहे हो, सोचो कि वो कंप्यूटर की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो तुमको अगर मान लो केवल 1 और 2 कंपोनेंट चाहिए तो कम पोटेंशियल एनर्जी यानी कम एक्सपेंडिचर हुआ, 3 भी चाहिए तो और ज़्यादा हुआ, 4 भी चाहिए तो और ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर एनर्जी बढ़ती जा रही है, जितना तुमने स्पेंड किया उतना एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अच्छा मास के सिस्टम में सोचो कि अगर ये चार्ज नहीं है, मास है, तो मास लाने में क्या होता है, मास को लाने में तो अट्रैक्शन हो रहा है। सपोज पहला मास हम ला चुके, पहले मास को लाने में तो ना कोई अट्रैक्शन था ना रिपल्शन था, अगले मास को लेकर के आ रहे हैं, तो क्या हुआ यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स ने जो है पॉजिटिव वर्क नहीं किया, क्योंकि हम इसको जस्ट क्या विदाउट एक्सेलरेशन ला रहे हैं, बिना इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करे हुए ला रहे हैं। ठीक है, ये मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 2 को अगर हमने इनफाइनाइट से ला रहे होते और इसको रिलीज कर दिया होता तो ये यहाँ पर आकर के इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती। ठीक है, अभी हम चाह रहे हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ाएं, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन यहाँ पे कैसा होगा, इसको बिना इस एक्सेलरेशन के लाना है तो एफ एक्सटर्नल ऐसा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एफ एक्सटर्नल कैसा लगाना पड़ रहा था चार्ज रिपल्शन वाले केस में, एफ एक्सटर्नल जिधर डिस्प्लेसमेंट था उधर लगाना पड़ रहा था। ठीक है, मास वाले केस में उसके अपोजिट लगाना पड़ रहा है, जिससे कि अट्रैक्ट होकर के एक्सेलरेट ना हो जाए। तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है वो कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो डिक्रीज है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज डिक्रीज है। इसी चीज़ को हम उल्टा भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें वर्क डन बाई ग्रेविटेशन कैसा है, वर्क डन बाई ग्रेविटेशन, फोर्स जो ग्रेविटेशन का है वो तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव, और ग्रेविटी का वर्क डन जो होता है वो उसका निगेटिव साइन कर दो तो तुम्हें डेल्टा यू मिलता है। ठीक है, ग्रेविटी का वर्क डन का निगेटिव साइन, तो निगेटिव ऑफ पॉजिटिव वर्क डन दैट इज निगेटिव हो गया, यानी कि यू इज डिक्रीजिंग। चाहे जैसे भी देखो यू डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं उसमें कंप्यूटर वाले में नहीं दे सकता था, क्योंकि वहाँ पे तो तुम स्पेंड कर रहे हो तो मतलब बढ़ रहा है, तो ये जस्ट उसका उल्टा हो गया एक तरह से मास वाले केस में। ठीक है, कि तुमने जितना तुम यहाँ पे ऐसे सोचो कि तुम जिससे खरीद रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जितना पैसा मिलता जा रहा है, ठीक है, तुम्हारी जेब, तुम्हारी यहाँ थोड़ा सा रोल चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी सिस्टम जो ले लेते हैं तुम्हारी पॉकेट, ठीक है, तुम्हारी पॉकेट की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है जितना तुम असेंबल करते जा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। मास के केस में अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन के केस में क्या हो रहा है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे मास पास में आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे तुम अगर एग्जाम्पल उस कंप्यूटर वाले से करूँ तो मैं कंप्यूटर की पोटेंशियल एनर्जी के बजाय तुम्हारी पॉकेट की पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँगा। ठीक है, तुमने जितने ज़्यादा कंपोनेंट लगाए उसमें उतना तुम्हारी पॉकेट हल्की हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब अगर मान लो मैं कहूँ कि ये सपोज ये 3 मास सिस्टम इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा पहले से है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए डिस्टेंस ए ये पहले से है। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि मुझे मास नंबर 3 को यहां से रिमूव करना है। बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क रिक्वायर्ड टू शिफ्ट मास 3, इसको m3 बोल देते हैं। ठीक है, m3 फ्रॉम हियर टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक ले जाना है m3 को। ठीक है, मास इक्वल है, m1 m2 m3 अलग अलग नहीं है, बस वो नाम के लिए अलग कर दिया है। ठीक है, अब बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको हम कैसे सोचे? ये पहले जो सिस्टम है उसकी तुम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, और बाद में जो सिस्टम बचेगा उसमें केवल m1 और m2 बचेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। फिर सोचो क्या करोगे। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है -100 और इसकी पोटेंशियल एनर्जी है -70। ठीक है, तो मुझे बताओ कि m3 को रिमूव करने में वर्क डन पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कि कम हुई? बढ़िया बढ़ी है, -100 से -70 हो गई है। ठीक है, और इसमें मास के केस में ऐसा होता है कि जब तुम दूर ले जाते हो, जैसे हमने देखा था कि अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले गए थे m को, स्मॉल m मास को, तब पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट हो गई थी। ठीक है, तो अब यहां पे बताओ वर्क डन कैलकुलेट करके बता सकते हो? वर्क डन पॉजिटिव 30, -30 या कुछ और? अच्छा, वर्क डन में हमेशा पूछा करो कि वर्क डन बाय हुम। ठीक है, तो यहां पर मैं पूछ रहा हूं कि m3 को यहां से ले जाने में जो एक्सटर्नल पर्सन है, एक्सटर्नल एजेंट है, उसका कितना वर्क डन होगा? एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होगा? तुम लोग का एक फिजिक्स का COM एंड रोटेशन का असाइनमेंट अपलोड हो गए हैं। ठीक है, और हो सकता है कि नेक्स्ट 2 वीक्स तक चलेंगे, उसके बाद फिर मैं टेस्ट रखूँगा। और तुम लोग रेगुलरली जैसे सबमिट होता है हर ऑल्टरनेट डे पर सबमिट करो। जिस दिन तुम लोग का केमिस्ट्री का सबमिशन है उससे अलग ऑल्टरनेट डे पर मैंने रखा है फिजिक्स का। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी तो मैंने एक साथ ही दे दिया था, तो अब COM एंड रोटेशन। तो क्या आंसर आ रहा है? अभी नहीं समझ में आया है? अच्छा, जरा ये सोचो, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या था? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय व्हाट और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय व्हाट? यहां फोर्स के नाम लिखो। डेल्टा U इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। कंजर्वेटिव फोर्स लोगे तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी। और अगर मैं प्लस साइन के साथ करूं तो कौन सा? बाई एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स में बस ये अंडरस्टूड रहना चाहिए कि K शुड नॉट चेंज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ये एजम्पशन है इसमें, कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी से डिफाइन कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब यहां से सोचो कि मैंने तुम्हें इनिशियली जो दे दिया सिस्टम का वो ये था, U फाइनल ये था, तो डेल्टा U कितना आया? U फाइनल माइनस U इनिशियल, -70 -100 हो गया प्लस का 30। दिस इज पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, डेल्टा U से समझ में आया? ठीक है, अच्छा अब इसको जरा फिर से हम फील करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन वाली चीज से।
ठीक है, उसमें सोचो कि ये -100 क्या कह रहा है। -100 ये कह रहा है कि अगर हम इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं इन तीनों मासेस को इनफाइनाइट से लाके यहाँ अरेंज करते, तो ग्रेविटी जो वर्क डन करती वो होती +100 जूल, एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करता वो होता -100 जूल। ठीक है, तो तुम्हारी पॉकेट कितनी हल्की हो गई, 100 रुपीज, सपोज जूल और रुपये में एक ही चीज बोल देता हूँ। तो 1 2 3 3 मासेस असेंबल कराने में तुम्हारा क्या हो गया, 100 रुपी पॉकेट हल्की हुई। ठीक है, और 1 and 2 अरेंज कराने में कितनी हल्की हो रही है, 70। ठीक है, तो अगर तुम 3 को ना अरेंज करो, यानी 3 को यहाँ से रिमूव कर दो अपने कंप्यूटर से, तो उस फिर क्या होगा, तुम्हारी पॉकेट पे कितना जोर पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 वाला सिस्टम इनिशियल है एंड 1 and 2 वाला सिस्टम फाइनल है। तो तुमने 3 वाला जो हुआ है वो रिटर्न कर दिया, और रिटर्न में जितना MRP उतने पे रिटर्न हो गया। ठीक है, तो अब सोचो कि 3 को हटाने में तुम्हें क्या मिला, तुम्हारी पॉकेट हैवी हुई कि हल्की हुई। तुम्हें वापस पैसे मिलेंगे ना 3 को तुम हटा रहे हो, तो तुम्हारी पॉकेट की हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। ठीक है, कितना पड़ा, पहले तुमको 100 रुपये देने पड़ रहे थे 1 2 3 तीनों को लगाने में, और 1 and 2 लगाने में ओनली 70 देने पड़ रहे हैं। तो 3 को तुमने लौटाया तो कितना वापस मिला, 30 मिला। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस। बस इसी तरह से है ये। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन फॉर गिवन मासेस, जो भी गिवन मासेस है उनको अरेंज करने में वर्क डन, और कैसे अरेंज करने में, इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में। ठीक है, और जो दूसरा हमारा सिस्टम है कौन सा वाला, चार्ज वाले में थोड़ा सा रिपल्शन होता है, तो वहाँ पर साइन जो है चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव साइन में नहीं होगी पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पर पॉजिटिव साइन में होगी। ठीक है, अच्छा अगर पोटेंशियल लेते हैं तो पोटेंशियल में बस इतना सा फर्क है कि वो वर्क डन पर यूनिट मास है। ठीक है, तो वहाँ जैसे ये 3 मासेज हैं, 3 मासेज की सिस्टम की पोटेंशियल नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, ये दिस स्टेटमेंट इज मीनिंगलेस कि 3 मासेज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे हैं, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम, दिस इज यूजलेस स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि ये 3 मासेज हैं, तो बताओ कि उनके सेंट्रॉइड पे जो पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। तो ये कैसे आएगा, सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल कैसे आएगा? मैंने तुम लोगों को पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला बताया था? कोई बता सकता है? GME/R माइनस GME/R। ये हमने पोटेंशियल जो डिस्कस किया था वो अर्थ या कोई प्लेनेट है उसके कॉन्टेक्स्ट में, ME मास ऑफ अर्थ था, उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर हम पॉइंट ले रहे थे आउटसाइड दी अर्थ, और वहाँ पोटेंशियल पूछा था। तो वहाँ पर एक ही मास था अर्थ का, और वो जो पॉइंट है जहां r डिस्टेंस पर, उस पॉइंट पर कोई मास रखो या ना रखो उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, पोटेंशियल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ से कुछ दूरी पर हमने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस बात से इंडिपेंडेंट है कि इस पॉइंट पर कोई मास प्रेजेंट है या नहीं है। कोई भी मास यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पॉइंट पर, बस अर्थ है, तो अर्थ है तो यहाँ पर पोटेंशियल है। ठीक है, और वो पोटेंशियल कैसे डिफाइन हो रहा है कि इनफाइनाइट से 1 यूनिट मास को इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ा, या नेगेटिव ऑफ वर्क डन ग्रेविटेशन को करना पड़ा। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, 1 यूनिट मास को लाने के लिए कितना करना पड़ा। ठीक है, फिर मैंने एक चीज और बताई थी कि किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन, कि अगर मैं यहाँ पर स्मॉल m मास रखूँ तो, और ये मास ME है, तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -GME/m/r होती है। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होता है, -GME/r होता है। तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि U = V × स्मॉल m, टेस्ट मास से V में मल्टीप्लाई कर दो और V = U/m। ठीक है, ये चीज़ और होती है। ठीक, अच्छा मैं मान लो अभी वापस इस वाले क्वेश्चन पर आता हूँ कि ये मास 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे थर्ड मास को मुझे रिमूव करना है। ठीक है, तो इस थर्ड मास को यहाँ से रिमूव करने में कितना वर्क डन होगा। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं थर्ड मास वाली जो पोजीशन है
उस पॉइंट पर 1 एंड 2 की वजह से पोटेंशियल निकाल दूं। 1 एंड 2 की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दूं। पोटेंशियल क्या होगा एट पी ड्यू टू 1 एंड ड्यू टू 2। ठीक है, तो वी पी जो नेट पोटेंशियल मिल गया उसका यूज करके तुम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी सारी रिमूव करनी पड़ेगी जब हम इस पी पॉइंट से थर्ड मास को हटाएंगे। ठीक है, चलो मैं आपको और कुछ क्वेश्चन तो दे रहा हूँ तुम लोगों को, तो उसमें ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और ये यू जो लिखते हैं तो यू इज इक्वल्स टू फिर वी इंटू स्मॉल एम, जो m3 वाला मास है वो हम मास यहाँ पे रख देते हैं। अब मैं अब कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ जिसमें कि जितनी अभी डिस्कशन हुई वो और क्लियर हो जाएगी। सेंटर पर हमें पोटेंशियल पता करना है। बताओ सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा एक कॉर्नर का? ए। सब लोगों ने अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगा ली, ज्योमेट्री लगा ली? यस सर। ठीक है, लेंथ ए हो गई। अच्छा, अब मुझे ओ पर पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, पोटेंशियल एट ओ, तो वो कितना होगा? चारों की वजह से ये बताओ, चारों के पोटेंशियल यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे सब अपोजिट डायरेक्शन में? ये चीज मैं सही बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल जीरो हो जाएगा? चारों मास यहाँ पे अगर कोई हम टेस्ट मास रख दें तो ऐसे खींचेंगे इसको, इक्वल फोर्स से, सिमेट्री है, तो जीरो कर सकते हैं क्या? तुम्हारे चार फ्रेंड इस तरह से खींच रहे हो इक्वल फोर्स से, बिल्कुल यही डायरेक्शन है 90 डिग्री ईच, तो नेट क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा सर। अच्छा, तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। बताओ जल्दी से, इसमें क्या कैलकुलेशन करके बता रहे हो कि कैंसिल हो के जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जीरो होगा। अच्छा, आद्या तुम बताओ, कोई नो वाला है कि नहीं जो होगा जीरो? आंसर है नो, जीरो नहीं होगा। तो रीजन बताओ, किसने कहा नो नहीं होगा? सही बोला आंसर, नो बोल रहे हो तो उसका रीजन बताओ। पोटेंशियल तो अंदर स्टोर रहेगा उसके। कौन बोल रहा है? फैज। फैज, क्या रहेगा पोटेंशियल? तो पोटेंशियल उस मास में स्टोर रहेगा पर। कौन से मास में? तो सेंटर में है। सेंटर में तो मास हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता पोटेंशियल पर। तो उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि ऐड कर रहे हैं चारों एक साथ। तुम कह रहे हो मास में स्टोर हो रहा है, तब तो वहां मास ना हो तब तो कोई स्टोर ही नहीं हो पाएगा फिर, बट पोटेंशियल तो उस मास पे डिपेंड ही नहीं करता। और कोई अच्छा सा आंसर बताओ, याद करो पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था? हाँ बोलो। ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। यस, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। मैं जब डायरेक्शन लेकर के कैंसिल आउट कर रहा हूँ, मैं फोर्स कैंसिल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा सेंटर पर अगर हम कोई टेस्ट मास रखते हैं, किसी भी मास का रखें, बट पोटेंशियल्स ऐड हो जाएंगे बिकॉज पोटेंशियल सारे स्केलर के फॉर्म में ऐड होते हैं। हाँ, अगर वो जीरो तब हो सकते हैं, मान लो कोई मास में मान लो निगेटिव मास एग्जिस्ट करता अगर, ठीक है, मान लो जैसे चार्ज अगर हम लेते हैं तो चार्ज के केस में ऐसा हो जाता है, मास के केस में तो नहीं होगा, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली अगर निगेटिव मास एग्जिस्ट करता और मैंने कोई से दो मास को निगेटिव मास बोल दिया, तो सेंटर पर निगेटिव मासेस का पोटेंशियल का जो साइन होगा और पॉजिटिव मासेस का जो पोटेंशियल का साइन होगा वो अपोजिट होंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तब जीरो हो सकता है, लेकिन मास के केस में तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज देर इज नथिंग लाइक निगेटिव मास। ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ पर जीरो नहीं है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ऐड करना बहुत आसान है। अब चारों के कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल के एग्जैक्टली सेम होंगे क्योंकि मासेस भी आइडेंटिकल हैं कॉर्नर वाले और उनके डिस्टेंसेस भी इक्वल हैं, तो 4 टाइम्स एक का देख लो पोटेंशियल कितना जनरेट कर रहा है, तो एक का -g सोर्स मास स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस a, ये पोटेंशियल है। ठीक है, तो पहले का तो आंसर ही आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द 4 मासेस एट द कॉर्नर एंड पोटेंशियल एट द सेंटर।
ठीक है, दिस इज द आंसर। बी पार्ट, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग मास m नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बी पार्ट बोलो। अब तुम वो बीच वाले पॉइंट पर आ जाओ। बस ये बीच वाला ऐसा पॉइंट है जहां का पोटेंशियल तुमको पता है, ठीक है। इसको मैं पॉइंट ओ बोल देता हूँ, सेंटर है ये। तो V एट O हमें पता है -4 टाइम्स Gm/A, ये है, ठीक है। उस चार्ज को हम ला कहाँ से रहे हैं? उस मास को, जो m0 मास है, उसको हम ला कहाँ से रहे हैं? O पॉइंट पर कहाँ से ला रहे हैं? तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। मान लो पॉइंट ए है, वो इन्फिनिटी पर है, ठीक है। इन्फिनिटी पर वी ए क्या होता है, मतलब वी एट इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। अब तुमको zero। हाँ, तुमको पता क्या करना है। अब बी पार्ट, रिमेनिंग पार्ट सोचो, मैंने तुम्हें बहुत हिंट दे दिया। अब तुमको जो बी पार्ट में करना है वो क्या करना है? बोलो। आंसर प्लस Gm/A² होगा। फिर से बोलो, क्या? प्लस Gm/A²। Gm/2। 4 कहाँ चला गया? और वर्क डन में अपॉन में A² नहीं आएगा, डायमेंशनली रॉन्ग है। क्या करोगे? इसका आंसर है +4 Gm/A, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा, एक तो मैथमेटिकली तुम्हारा साइन आ रहा होगा प्लस या माइनस में, और दूसरा तुम सोच सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। एक उस तरह से सोच सकते हो, तो सोच के बताओ जरा, क्या वर्क तुम्हारा साइन सही आया है? बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर जो वर्क डन होता है सर, वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना? यस, ऐसे मैथमेटिकली चलो देखते हैं। तो मैंने अभी तुम्हें पहले ये कई बार बता चुका हूँ तो कि डेल्टा यू हो जाएगा। डेल्टा यू होता है, मुझे वर्क डन बाय, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो चाहिए ना मुझे। वर्क डन होता है तो वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। कौन सा वर्क डन? वर्क डन बाय हुम? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो डेल्टा यू के सेम साइन के साथ इक्वल होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ में आ रहा है? बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? मुझे डेल्टा यू चाहिए, विच इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल चाहिए, ठीक है। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। नाउ व्हाट इज यू फाइनल, व्हाट इज यू इनिशियल, कैसे आएगा? तो देखो तुम्हें पता है कि जिस मास को लेके आना है, m0 को लेके आना है, इनटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। u और v का रिलेशन याद है? u से v से u पर पहुंचने के लिए हम v में m मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन सा मास? सोर्स मास नहीं, टेस्ट मास, जिसको लेके आ रहे हो, ठीक है। यहां पे जो लिखा है समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब v फाइनल कितना है? हम o पर जा रहे हैं, फाइनल है o, ठीक है। v एट o माइनस v एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो m0 v एट o इज -4Gm/A, ठीक है, माइनस v एट इन्फिनिटी इज 0, तो निगेटिव ऑफ का 4Gm इंटू m0/A, दिस इज द आंसर। एक्सटर्नल फोर्स ने निगेटिव वर्क डन किया। क्यों निगेटिव किया? देख लो,
अगर हम एक्सटर्नल यहाँ से हम ये एम नॉट को इन्फिनिटी से लेके जा रहे हैं ओ पर, ठीक है, ओ कहाँ पर है, ये इन स्मॉल एम के स्क्वायर के बीच में है, तो वो मासेस जो होंगे इस स्क्वायर वाले वो इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, और तुम उसको कैसे ले के जाना है, काइनेटिक एनर्जी के में चेंज किए बिना लेके जाना है, ठीक है। तो तुमने इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, एफ एक्सटर्नल इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इतना समझ में आया सबको? यस सर। ओके अच्छा, इसको हम करने का एक और तरीका कर सकते थे, एक ऑल्टरनेट वे करते हैं बी के लिए। ये तुम्हारा सिस्टम है, इनिशियल सिस्टम कैसा है, इनिशियल सिस्टम में ये 4 मासेज हैं, अभी वो एम नॉट नहीं लाए हम, बस ये एम 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 ये 4 मासेज हैं, ठीक है। इसका जो यू होगा, यू इनिशियल बोलते हैं, उसमें वो 6 कंपोनेंट्स याद हैं, 6 कंपोनेंट जो है तुम्हारे 4 तो हो जाएंगे, जी स्मॉल एम स्क्वायर नेगेटिव साइन अपॉन ए। समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? फिर से लिख देता हूं जरा सा, ए लेंथ, ठीक है, फिर ये √2a, इधर 2 डायगोनल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तो साइड लेंथ वाले हो गए, जी एम स्क्वायर बाई ए, और ट्वाइस हो गए माइनस जी एम स्क्वायर बाई √2a डायगोनल वाले, ठीक है। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ये मैं ऑल्टरनेट वे बता रहा हूं, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। फाइनल में क्या है, फाइनल में ये सेंटर पर और आ गया, ठीक है। तो u फाइनल में ये जो u इनिशियल वाला है वो तो सारे टर्म है ही, ठीक है, वो 4 मासेस तो हैं ही स्क्वायर कॉर्नर वाले, तो वो u इनिशियल जो मैंने लेफ्ट साइड में निकाला है वो मैं यहां पर ओनली u इनिशियल लिख दे रहा हूं, प्लस और कितने टर्म्स नए आ गए इस सेंटर पे मास रखने की वजह से, ये बताओ। इस सेंटर पर स्मॉल एम नॉट रखने की वजह से कितने टर्म्स की पोटेंशियल एनर्जी और आ गई इस एम नॉट की वजह से, 4 एम की वजह से तो जो है वो यू इनिशियल में आ ही गए। इस एम नॉट के कितने पेयर बन रहे हैं, इस एम नॉट के बाकी चारों के साथ 4 पेयर बन रहे हैं ना, तो 4 टाइम्स माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन, अच्छा थोड़ा सा सिंबल में गड़बड़ हो गया, अभी मैंने यहाँ पर इनिशियल में ये साइड लेंथ वगैरह जो मैंने दी थी उनको मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं रखा, तो मैं ज़रा चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर साइड लेंथ हमने कितनी दी थी, साइड लेंथ हमारी ऐसे आई थी 2a आई थी, ये डिस्टेंस हमारा a आया था, ये साइड लेंथ √2a था आई थिंक, ठीक है ना, तो √2a, हाँ ये √2a और ये a और दिस होल थिंग 2a, ठीक है। जरा पिछले u इनिशियल में मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, लेंथ जो हमारी क्वेश्चन में ओरिजिनली गिवन थी वो कुछ ऐसी थी ना, √2a, हाँ साइड √2a, तो साइड लेंथ यहाँ पे √2a डालेंगे और यहाँ पर 2a डालेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ बताओ, ये 4 टाइम्स ये एम नॉट का डिस्टेंस, सॉरी एम स्क्वायर भी गलत लिख दिया, ये एम स्क्वायर नहीं एम नॉट, एम इंटू एम नॉट है। ये समझ में आ रहा है कौन सा पेयर में डाल रहा हूँ, ये मैं एम नॉट का इस एम के साथ पेयर, एम नॉट का इसके साथ पेयर, एम नॉट का इसके साथ पेयर और एम नॉट का इसके साथ पेयर, ये 4 पेयर इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि पुरानी वाली कंडीशन में जो है वो यू इनिशियल तो ले ही रहा हूँ, प्लस नया क्या हो गया, इस एम नॉट नया आ गया, तो एम नॉट के सबके साथ पेयर, और ये डिस्टेंस कितना है, ए नॉट है एम नॉट का सबके साथ, ठीक। अच्छा अब ये बताओ डेल्टा यू क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये कितना है,
तो u इनिशियल प्लस -4g m अपॉन a नॉट, ये तो u फाइनल है, और माइनस u इनिशियल ये रहा माइनस। ठीक है, तो ये u इनिशियल मैं इसकी वैल्यू नहीं पुट कर रहा, मैंने निकाली थी बट उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये u इनिशियल और u इनिशियल कैंसिल होके क्या आ गया, -4gm अपॉन a आ गया डेल्टा u। क्या ये हमारा इस डेल्टा u के इक्वल है कि नहीं है, और डेल्टा u ही वर्क डन बाई वो है एक्सटर्नल फोर्स, तो यही वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हो गया। दोनों से सेम आया आंसर, समझ में आया? यस सर। तो ये u इनिशियल निकालने की जरूरत थी क्या? ये u इनिशियल तो कैंसिल हो रहा है, मैंने तो ये पुट भी नहीं किया कहीं, तो इस u इनिशियल की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये अरेंजमेंट जो इनिशियल वाला है वो फाइनल में भी प्रेजेंट है, तो जो अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसको तुमको क्या देखना है, तुमको चेंज देखना है। तो चेंज में जैसे सपोज तुम्हारा कंप्यूटर में ऑलरेडी असेंबल्ड है, ठीक है, तो वो असेंबल्ड कंप्यूटर में अब तुम कभी गए, तुम्हें कुछ ऐड करवाना है, तुम्हें एक 8 GB की रैम और उसमें ऐड करवानी है, तो तुम केवल उस रैम का ही तो प्राइस दे के आओगे, या फिर से तुम कंप्यूटर खोल के प्राइस कैलकुलेट करोगे कि ओरिजिनल का कितना है, फिर मिला करके कितना बना ना। ऐसा करोगे क्या कि तुम्हारा ऑलरेडी असेंबल्ड था, 2 साल पहले बनवाया था, तो आज की डेट में फिर से उसका प्राइस कैलकुलेट करोगे और फिर तुम रैम लगा करके कैलकुलेट करोगे, फिर डिफरेंस निकालोगे? ऐसा तो नहीं करोगे, केवल रैम जो तुमने एक्स्ट्रा लगवाई उसका प्राइस दे के आ जाओगे। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे तुम्हें मैं पूरा करके दिखा रहा था कि तुम इस चीज़ को फील कर पाओ। ठीक है, तो इनिशियल की ये जो हमने कैलकुलेशन करी, जो मैंने अभी येलो बॉक्स में हल्का सा दिख रहा होगा, वो वाली ज़रूरत नहीं थी, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये u इनिशियल तो अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, और ये तुम्हारा कैंसिल भी हो गया, दोनों इनिशियल और फाइनल। तो तुमने क्या किया, बस वो नया सा पार्ट जो उसमें लगाना था, उस नए पार्ट को लगाने के लिए कितनी एनर्जी, कितना कॉस्ट, बस उसने को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और वही काम हमने ऊपर वाले मेथड में किया था। तो नीचे वाला मेथड अभी तो देखने में तुम्हें लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं कहूँ कि तुम्हें u इनिशियल कैलकुलेट ही नहीं करना है, ठीक है, उस पार्ट को मैं हटा ही देता हूँ कि इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, तो ये नीचे वाला पार्ट भी तो ऊपर वाले के इक्विवेलेंट ही हो गया। फिर तो नंबर कैलकुलेशन में स्टेप्स में कोई ज़्यादा तो है नहीं। तुमने यहाँ पर जो 4 टाइम्स ये लिखा है, ये वाला जो लिखा है, यही तो मेन चीज़ मैटर कर रही है। इसको देखते ही तुम्हारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, और पहले भी तुमने जो किया है वो वही है, वही काम है, बस तुमने वो पहले पोटेंशियल के लिए किया था 4 टाइम्स करके, और उसमें एम नॉट मल्टीप्लाई किया था। बस इतना सा फर्क है कि अब तुम सीधे सीधे कर रहे हो, एम नॉट के इंक्लूडेड फॉर्म में कर रहे हो, क्योंकि सेकंड पार्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एम नॉट इंक्लूडेड है। जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, तो समझ में आया? अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। अब तुम लोग जरा अनम्यूट करके बताओ, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मैं उस पर फोकस करूंगा। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का फील आ गया? चलो, तो कोई कुछ नहीं कह रहा है तो फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। अब हमें इसके बाद देखो क्या क्या करना है। पहला है एस्केप वेलोसिटी, पहला बोला इसको एस्केप वेलोसिटी में हमें पोटेंशियल एनर्जी जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, फिर उसके बाद मोशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट में क्या क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, और टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा होगा टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, अब रिमेनिंग टॉपिक्स में नंबर 3 केपलर्स लॉ। ठीक है, बस ऑलमोस्ट इसी में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मोशन ऑफ सैटेलाइट में एक चीज़ और लिख लो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सर केपलर्स लॉ तो डिलीट हो गया शायद। अच्छा, जी सर, कैपलर्स लॉ डिलीट कर दिया गया है। ओके,
चलो ठीक है, कैपलर्स लॉ हटा देंगे। चलो आगे बढ़ा जाए। और Yes, sir. अच्छा, अभी मुझे, मैं पिछली बार पूछ रहा था बट किसी ने रिप्लाई नहीं किया था कि फ्लूइड के आगे किसी के स्कूल में पहुंच गए हैं क्या? किसी के स्कूल में फ्लूइड के आगे पहुंच गए हैं, या फ्लूइड कितने लोग क्या चल रहा है? फ्लूइड अभी नहीं चल रहा है अभी किसी के यहाँ? इलास्टिसिटी तो किसी ने बताई थी बहुत समय पहले, सॉलिड सर इलास्टिसिटी चल रहा है। चल रहा है। अच्छा, और बाकी लोग क्या, डीपीएस वाले बताएं जरा क्या चल रहा है? सर इलास्टिसिटी। ओके, और डीपीएस में तुम्हारे अलावा दूसरे सेक्शन में भी यही चल रहा होगा? सर वो नहीं पता। अच्छा, बाकी नित्या जरा बताओ टाइप करके, सना, और कौन है डीपीएस का? फिर रियान वाले बताएं जरा, रियान में क्या चल रहा है? रायन वाले बताओ। रायन वाले बच्चे बताओ क्या चल रहा है स्कूल में? और सब, और दूसरे लोग भी, थर्मोडायनेमिक्स, मयंक, कौन सा स्कूल है मयंक तुम्हारा? जेपी है ना? और रीमा, रियान क्या लिखा है रीमा ने? सर हमारे में फ्लूइड चल रहा है। कौन सा? सर रायन। रायन फ्लूइड चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स एक ने बताया, बट बाकी अधिकतर स्कूल्स में अगर इलास्टिसिटी चल रहा है तो हम लोग भी अब बस 2 क्लास में फिनिश करके इलास्टिसिटी पहुंचेंगे। सैटरडे क्लास में हम लोग इसको कर देंगे फिनिश, ठीक है। अभी आधा घंटा बचा है, अभी इसके वेलोसिटी फिनिश हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास सैटरडे में हो जाएगा चैप्टर एस्केप वेलोसिटी। इसके वेलोसिटी तो किसी भी प्लेनेट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि अर्थ की ही बात हो रही हो इसके वेलोसिटी, बट यूजुअली जो क्वेश्चन में बात होती है अर्थ की होती है, ठीक है। एग्जाम्पल सारे अर्थ के लिए आते हैं, इसलिए मैंने अर्थ के रिस्पेक्ट में बोल दिया, लेकिन अगर जनरल बोलना हो तो वहाँ प्लेनेट लिख दो अर्थ की जगह पर। तुम लोग एसएलओरा से देख लेना, मैंने जो आज पढ़ाया है, ठीक है। बिल्कुल एसएलओरा के ऑर्डर में ही मैं चल रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी, फिर अब एस्केप वेलोसिटी। चलो इसको डिराइव करते हैं। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम गिवन प्लैनेट, क्या कैसे एक्सप्रेशन आएगा इसका? तो क्या करना है, दिस इज द प्लैनेट, प्लैनेट के सरफेस पर वो बॉडी है, उसको हमने अगर वी एस्केप, वी ई लिख दे रहा हूँ मैं, एस्केप वेलोसिटी, इससे अगर थ्रो किया तो क्या हुआ बताओ? इस वी ई से हमने अगर इसको प्रोजेक्ट किया है तो क्या हो रहा है इसका? कब हम कहेंगे कि ये परमानेंटली एस्केप हो गया? जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए। अर्थ, ये एस्केप वेलोसिटी से अगर मैं किसी बॉडी को थ्रो कर रहा हूँ तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो परमानेंटली इस प्लैनेट के फील्ड से बाहर चली जाती है, ठीक है। तो अब किसी प्लैनेट के फील्ड से बाहर जाने का क्या मतलब है? कितने डिस्टेंस पे पहुंच जाए वो? कहां पर अर्थ का फील्ड जीरो होगा? हाँ, ग्रेविटी अर्थ की कहां पर जीरो होगी, कितने डिस्टेंस पर? सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। अच्छा, इन्फिनिटी तक मान लो पहुंच गई, मैंने यहाँ पर मान लो कोई एक मैंने एक नंबर दे रहा हूँ मैं,
मैंने 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और वो इन्फिनिटी पहुंच गई, ठीक है, तो हम कह दें क्या कि ये 100 मीटर पर सेकंड इज द एस्केप वेलोसिटी, या कोई एडिशनल कंडीशन है जिसको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके इस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो करके वो इनफाइनाइट पे पहुंच गई, ये पता है, कंफर्म है, ठीक है, तो मेरी एस्केप वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सर अगर कोई और वेलोसिटी उससे कम में भी अगर स्किप कर जाए तो? यस, मिनिमम लिखा है, पहला वर्ड लिखा है मिनिमम, ठीक है, तो 100 से अगर पहुंच जा रही है तो 110 से भी पहुंच जाएगी इन्फिनिटी पे, 120 से भी पहुंच जाएगी, 200 से भी पहुंच जाएगी, तो ये सारी स्केप वेलोसिटी नहीं होंगी, जबकि सबसे वो स्केप कर जा रहा है, हमको मिनिमम पता करना है, ठीक है। मान लो कम करते करते मुझे 80 मीटर पर सेकंड पता लगेगी, अगर मैंने 79.999 से फेंका तब तो वो अर्थ के फील्ड में वापस लौट के आ गई, जैसे हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो ऊपर से लौट के आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो उसको वापस ले आता है, ठीक है। लेकिन सपोज 80, मैं रैंडमली नंबर ले रहा हूँ, 80 नहीं होता एग्जैक्टली, 80 मीटर पर सेकंड से स्लाइटली भी लेस किया तो वो स्केप नहीं हुआ, लौट के आ गया, और 80 में वो स्केप हो गया, तो ये 80 की क्या खास बात होगी? ये मिनिमम वेलोसिटी हम कैसे कहेंगे कि ये मिनिमम वेलोसिटी है? 80 पर भी इनफाइनाइट पहुंच जा रहा है, 100 पे भी इनफाइनाइट पहुंच जा रहा है, तो ये 80 पे मिनिमम का क्या मतलब है? 80 से नीचे फिर नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उससे चलो ठीक है, वो तो सही है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैंने 80 से फेंका होता तो जो फाइन स्केप होने पर वो जो इनफाइनाइट पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, और अगर 100 से फेंका होता तो क्या होगी? यस, अगर हम मिनिमम से थ्रो कर रहे हैं ना तो वो जस्ट पहुंच रहा है इनफाइनाइट पे, जस्ट पहुंचने का मतलब है कि वो वहां पहुंच के अब उसमें कुछ नहीं बचा, कोई एनर्जी नहीं बची, ठीक है, वो वहां पे पहुंच करके अब उसकी जितनी एनर्जी थी सारी खर्च हो गई बस वहां पहुंचने में, लेकिन 100 से फेंका होगा तो काइनेटिक एनर्जी उसमें बचेगी, ठीक है। तो अगर मुझे एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि इनफाइनाइट पे वो बस किसी तरह पहुंच गया, अब उसमें कुछ बचा नहीं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कंडीशन लगा के जब हम वेलोसिटी निकालेंगे v, तो वो रियली स्केप वेलोसिटी होगी, और नहीं तो उससे ज़्यादा की कोई भी पता लग सकती है, तो हमें वो कंडीशन स्केप वेलोसिटी में रखनी है जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, ठीक है। मैं इसी पॉइंट के लिए सारा कुछ बता रहा था अभी, इतना जितना भी मैंने बताया ये इस काम के लिए कि एट इन्फिनिटी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी दैट शुड बी 0। अच्छा, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ऑब्जेक्ट की? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -gmm/r, उसमें r की वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे तो u क्या आ जाएगा? u फाइनल क्या आ जाएगा? 0 इन्फिनिटी पे अपॉन r, जो r में इन्फिनिट डालोगे डिनोमिनेटर में तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब v वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया था, ठीक है, तो व्हाट विल बी k इनिशियल हाफ mv², और अर्थ या वो प्लेनेट की सरफेस पर u कितना होगा? सपोज अभी आर ही ले लेते हैं, या आर पी लिख दें, प्लेनेट जनरल बात कर लेते हैं, पी लिख दो, आर ऑफ द प्लेनेट। तो अर्थ सरफेस या प्लेनेट की सरफेस पर यू क्या होगा? -g मास ऑफ द प्लेनेट, और ये जो बॉडी तुम्हें थ्रो करना है मास m की बॉडी है, अपॉन आर पी फॉर प्लेनेट। अंडरस्टूड? बोलो। अंडरस्टूड। तो अब बताओ हम क्या करने जा रहे हैं? मुझे v चाहिए, तो हम क्या करें v निकालने के लिए? श्रीदा क्या करोगे बताओ? तुम लोगों को वर्क एनर्जी में मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम बताई है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम बताई है, कॉमन सेंस एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स है कोई यहाँ पर?
मैंने उसको वेलोसिटी वी नॉट दे दी। वी नॉट कैसे दी थी वो तुम्हारे मतलब वो काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि जब वेलोसिटी वी नॉट दे दी है उस मोमेंट से हम एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वी नॉट देते समय तो यस कोई फोर्स दिया होगा, रॉकेट ने कुछ सेकंड्स, वो रॉकेट तो नहीं कहना चाहिए, रॉकेट में तो कंटिन्यूस फोर्स लगता रहता है। ठीक है, तुमने हाथ से फेंक दिया या कोई ऐसा लॉन्चर जिसमें कि सडनली वेलोसिटी दे दी गई, तो इनिशियली कुछ सेकंड उस पर फोर्स लग रहा होगा जिसने वेलोसिटी दी, लेकिन हम उस ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे। हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है जब उसको वेलोसिटी वी मिल गई। ठीक है, वेलोसिटी वी मिल गई उसके बाद से हम बात कर रहे हैं। तो जब वेलोसिटी उसमें है वी, उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब कोई हाथ से पकड़ के या कोई एक्सटर्नल बॉडी उसको पकड़ के ले जा रही हो जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, ऐसा नहीं है। ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर एक्सटर्नल, दोनों में फ़र्क क्या है? जब एक्सटर्नल फोर्स जो कि नॉन कंजर्वेटिव होता है, कोई किसी ने हाथ से पकड़ के या किसी व्हीकल में बैठा करके लेके जा रहे हैं उसको होल्ड करके, तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव होता है, उससे एसोसिएटेड कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। लेकिन जब हम ग्रेविटी की वर्क डन की बात करते हैं तो हम उसको बहुत इजीली पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो हम ग्रेविटी का वर्क डन कैलकुलेशन नहीं करते। ठीक है, जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वैसे ग्रेविटी का वर्क डन कैलकुलेट करने में दिक्कत क्या आएगी कि ग्रेविटी का फोर्स वेरिएबल होता है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने में लेंथी हो जाएगा, तो हम उसके बजाय इंटीग्रेशन यू को डिराइव करने में ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेट करके ही यू डिराइव किया था। तो हम वर्क डन बाई ग्रेविटी को हर बार कैलकुलेट नहीं करते, हम कह देते हैं कि वर्क डन बाई ग्रेविटी तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो रादर देन कि हम वर्क डन लिखें, हम सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिख देंगे। ठीक है, तो अब बताओ, कॉमन सेंस वाला चीज यहाँ पे लगा सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इसकी इनिशियली, ये बताओ इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस यू इनिशियल, रुको अभी सर इसमें सर, हाँ मैं कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाई वैल्यू है, क्योंकि तुमने उसको हाई वैल्यू वेलोसिटी दी है। ठीक है, और फाइनली जाके जीरो हो गई है। तो जरा कॉमन सेंस से सोचो कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस गया कहाँ? सर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी पहले नेगेटिव थी, फिर जीरो हो गई, यानी इंक्रीज हुई है। तो तुम ये कह सकते हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी के गेन के इक्वल है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड देखोगे तो हाफ mv² इक्वल टू GMP × m अपॉन RP। ठीक है, के इनिशियल और यू इनिशियल के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सेम हो जाने चाहिए। और तुम अभी कुछ कह रहे थे ऋतिकेश, ये तो मैंने कॉमन सेंस बताया, आप बताओ आगे क्या कह रहे थे। सर मैं कह रहा था सर के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल कर सकते हैं। ओके, इसका स्टेटमेंट का नाम क्या है? ये कौन सी थ्योरम बताई तुमने? सर कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यस, और ये कब नहीं लग सकती है? सर जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे पक्का कर लिया तुमने कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है? यस सर, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स थी सर उसको हमने इग्नोर कर दिया था। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। प्लस यहाँ पे अभी इतना तुमने सोचा तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि एयर का ड्रैग जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसको हम इग्नोर करेंगे, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एस्केप वेलोसिटी डिराइव करने में एक एजम्पशन ले रहे हैं कि देयर इज नो एयर ड्रैग, या है तो वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो हम लिख रहे हैं उनके सामने निग्लिजिबल है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मान लो ऑब्जेक्ट की अगर 100 जूल है तो उसके सामने जो वर्क डन बाई एयर ड्रैग होगा वो कुछ 0.1 जूल या बहुत छोटा सा होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली इग्नोरेबल नहीं होता है। ठीक है, अगर तुम्हें रियली तुम जो है इसरो में काम कर रहे हो और सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वो कैलकुलेशन में लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी भी अच्छी खासी वैल्यू होती है। ठीक है, तो एयर ड्रैग को हम लोग अभी 11th क्लास में बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो उसको इग्नोर कर देंगे। चलो, तो यस, तो एजम्पशन के हमें, हाँ बोलो, बोलो क्या कह रहे हो? सर एक बार सर आप स्लाइड ऊपर कर लीजिए सर। अच्छा एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी।